नमस्कार, न्यूज़ नाउ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में बैजू अग्रवाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर रोज़ नए नए कार्यक्रम को लेके आपके बीच में हाजिर होते हैं। हम अक्सर हमारे स्टूडियो में कुछ ऐसे व्यक्तित्व को लेके आते हैं जिनका समाज में जो है एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं हमारे शहर के जिनके अचीवमेंट के वजह से इस शहर का नाम रोशन हुआ है, और उन्हीं में से एक हैं डॉक्टर रमेश शाह, जो आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। अपनी व्यस्तता से समय निकाल कर जो है आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि डॉक्टर रमेश शाह पिछले कई सालों से जो हैं सामाजिक काम के साथ तो जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ जो है इनका कला के साथ एक लंबा लगाव रहा है, लंबा अनुभव है इनको। क्योंकि आप सभी को पता है कि डॉक्टर रमेश शाह एक माइक्रो आर्टिस्ट हैं जिनको 5 बार जो है वर्ल्ड अवार्ड मिल चुका है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड से भी इनको अवार्ड मिला है। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इनको 5 बार जो है अवार्ड मिल चुके हैं। और आए दिन अपने अचीवमेंट, अपने कामों के वजह से जो है डॉक्टर रमेश शाह को जो है देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं इनको सम्मानित करती रही हैं। और 2 दिन पहले ही इनको जो है बंग गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनके सामाजिक कार्यों को देखते हुए संस्था ने, जो वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार्स रिकॉर्ड बोल के जो संस्था है, उन्होंने जो है डॉक्टर रमेश शाह को बंग सम्मान, गौरव सम्मान से सम्मानित किया है, जो अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान है। हम आपको बता दें कि देश के 100 से ज़्यादा लोगों को जो है उस दिन सम्मानित किया गया था। उनमें से हमारे सिलीगुड़ी के रमेश शाह भी थे। और ये हम सिलीगुड़ी के लोगों के लिए एक बहुत गौरव की बात है कि भारत के जो 100 लोगों को चुना गया था उनमें से डॉक्टर रमेश शाह भी एक थे। और ये हमारा और सिलीगुड़ी के लोगों का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम आज बहुत विस्तार से रमेश जी से जानना चाहेंगे कि उन्होंने जो अपनी यात्रा आज से 20-25 साल पहले शुरू किया था। जब मैं एक राष्ट्रीय चैनल में था उस समय मैंने सबसे पहले जो है रमेश जी का इंटरव्यू लिया था एक माइक्रो आर्टिस्ट के तौर पे। जब इन्होंने माइक्रो आर्ट को शुरुआत किया था उस समय हमने इनका इंटरव्यू लिया था। और आज करीब 20 साल बाद फिर मुझे आपका इंटरव्यू लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे स्टूडियो में आए। सबसे पहले तो रमेश जी, आप हमें ये बताइए कि ये जो बंग गौरव सम्मान किस वजह से आपको दिया गया और किस तरह आपका सिलेक्शन हुआ इसमें? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ नाउ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और आपने जो सवाल पूछा, बंग गौरव सम्मान जो मुझे मिला है 18 तारीख को, ये मुझे माइक्रो आर्ट और सामाजिक क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए मुझे दिया गया जी। तो ये जो अवार्ड जो मिला हमको, ये अवार्ड से और ज़्यादा उत्साहित मैं हूँ कि और मेरा हौसला भी बढ़ा है कि मैं और ज़्यादा काम कर सकूँ। रमेश जी, 2 दशक का अनुभव है आपको माइक्रो आर्ट में, तो इस 2 दशक में क्या क्या परिवर्तन आपने किया है इस फील्ड में? क्योंकि जो युवा वर्ग हैं वो बहुत कम जुड़ रहे हैं इस माइक्रो आर्ट के साथ में। उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे फ्यूचर बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन आज भी आप संघर्ष कर रहे हैं इस आर्ट को लेकर। ये बात आपने सही कहा। और ये 2 दशक नहीं, कम से कम प्राय अभी 32 साल होने जा रहा है मेरा माइक्रो आर्ट का जी। और माइक्रो आर्ट में मैंने इतने सारे काम किए, मुझे लगता है कि अब माइक्रो आर्ट में कोई ऐसा काम नहीं रह गया कि मैंने नहीं किया। इसका रिसर्च भी किया मैंने। और माइक्रो आर्ट में इतने सारे सब्जेक्ट को मैंने करीब से देखा कि माइक्रो आर्ट एक्चुअल में है क्या, और माइक्रो आर्ट का अगर हम करते हैं तो इसका क्या विशेषता है, इसको मैंने बहुत करीब से जाना। कुछ लोग माइक्रो आर्ट करते हैं तो माइक्रो आर्ट के बारे में उनको खुद पता नहीं है कि माइक्रो आर्ट है क्या। मेरी जो कलाकृति है, मेरी कलाकृति और लोगों से काफ़ी हट कर है। जिस प्रकार से जब मैं एक चावल के दाने पर अगर किसी का तस्वीर बनाता हूँ तो उसको मैं तो बनाता ही हूँ, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करता है दूसरे लोग। मैं बताता नहीं हूँ कि मैंने ये क्या बनाया, आप देखिए इसको मैंने क्या बनाया, तो वो बोलेंगे ये अमुक आदमी को बनाया, ये अमुक नेता को बनाया, ये अमुक महात्मा गांधी को बना दिया, आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बना दिया। इस तरीके से आइडेंटिफाई मेरा होता है, बहुत क्लियर चित्र मैं बनाता हूँ। माइक्रो आर्ट में जब मैं 32 साल मेरा हो गया तो ये इसका कहानी भी अजीब है।
जब मैं बचपन 5 साल का जब उम्र था तो 5 साल का उम्र से मैं आर्ट करता था। ये सरस्वती का बहुत बड़ी देन है मेरे ऊपर में। तो मुझे किसी ने इस कलाकृति को मुझे किसी ने सिखाया नहीं। आज का टाइम में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मुझे पता नहीं था कि माइक्रो आर्ट के जरिए मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगा। उम्र जब 5 साल की थी तो मैं आर्ट बहुत करता था और माइक्रो आर्ट भी करता था। माइक्रो आर्ट का मुझे सब्जेक्ट भी पता नहीं था, मैं छोटा छोटा लिखता था। लेकिन ये जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया, क्लास में स्टूडेंट था और क्लास 7 में जब पहुंचा तो एक दिन का जो घटना थी वो मेरे जीवन को ही बदल दिया। और ये उस समय की घटना थी, ये हास्यास्पद घटना है और जो आज दर्शक सुन रहे हैं ये थोड़ा हास्यास्पद है। इतिहास का एग्जामिनेशन चल रहा था, इतिहास सब्जेक्ट था और एक सब्जेक्ट मैंने पढ़ा नहीं था और वो कुछ मित्र ने बताया था कि ये निश्चित आएगा ही। लेकिन मैंने क्या किया कि ठीक है, मैं चीट बना लिया चीटिंग करने के लिए। तो एक पेज किताब के पूरे पेज को मैंने इतने छोटे कागज़ के टुकड़े पर मैंने लिख लिया था। परीक्षा चल रही थी और चीटिंग में कर रहा था और मैंने चीटिंग ने आपकी ज़िंदगी को ही बदला। हाँ, तो टीचर ने मुझे पकड़ लिया। उस समय में जीएन प्रधान जी थे, अभी वो नहीं है, और जीएन प्रधान से बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हुआ करते थे और मुझे काफ़ी डर भी लगा था। लेकिन उन्होंने पूछा कि इसमें लिखा क्या है तुमने, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला सर चीट है सर। तो मुझे तुमने लिखा क्या है इसमें, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरा। तो मैंने बोला कि सर ये पेज है और ये पेज का मैंने पूरा लिखा है इसमें। उन्हें तुम्हें दिखाई देता है? मुझे तो बिल्कुल दिखाई देता है सर। तो उनको बहुत काफ़ी आश्चर्य हुई और 2-4 टीचर को बुला करके उन्होंने देखा है। उस टाइम तक मुझे कुछ मेरा जो डर था वो भी गायब हो चुका था, लेकिन डांट तो पड़ी थी। वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था और वो घटना ने मेरे जीवन को ही बदल दिया। बिल्कुल दर्शकों, हम रमेश जी से आज उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत विस्तार से बातचीत करेंगे। बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में भी टर्निंग पॉइंट आता है और इनका टर्निंग पॉइंट जो था वो जो है परीक्षा के दौरान जो है इन्होंने जो नकल किया था, बिल्कुल छोटा सा चिरकुट बना के ले गए थे। उस चिरकुट ने उनकी ज़िंदगी को बदल दिया है। रमेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक समय होता है जब व्यक्ति को गुरु की ज़रूरत होती है, महसूस होता है कि मुझे गुरु होना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि माइक्रो आर्ट की अगर हम बात करें तो भारत में बहुत ज़्यादा लोग हमने देखा नहीं कि भाई माइक्रो आर्ट को सिखा रहे हैं या ट्रेनिंग दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं। क्या कभी आपको ये कमी महसूस हुई कि मुझे ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी लेकिन मुझे ट्रेनिंग देने वाला कोई है नहीं? ऐसा सौभाग्य मेरा नहीं रहा। और सिर्फ माइक्रो आर्ट में नहीं, मैं फाइन आर्ट भी करता हूँ, मॉडर्न आर्ट भी करता हूँ, मूर्ति भी बना लेता हूँ और इसके साथ साथ मैं डिज़ाइन भी करता हूँ और खाना भी अच्छा बना लेता हूँ। ये बहुत सारे गुण मेरे पास में है, ईश्वर ने मुझे दिया है जी। और मैंने ये चीज़ कहीं से सीखा नहीं। मैं जो भी सीखा ये प्राकृतिक से ही सीखा, लोगों को देख करके ही सीखा और मैं अभी यहाँ तक भी पहुँचा हूँ तो मैं अपने बलबूते पर यहाँ तक पहुँचा हूँ। दर्शकों, हम आपको बता दें कि डॉक्टर रमेश साहा को जो है गिनीज बुक ने भी जो है इनको सम्मानित किया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया की तरफ से इनको 5 सम्मान। रमेश जी, जब आपको गिनीज बुक ने मान्यता दिया आपके इस माइक्रो आर्ट को, कैसा फील हो रहा था उस दिन? भाई एक बहुत बड़ा अवार्ड है ये वर्ल्ड। ये जब मुझे 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था तब मैं पूरा गदगद हो गया था, क्योंकि मेरी इच्छा भी नहीं थी, क्योंकि ये रिकॉर्ड मैंने 94 से लेकर के 94 और 2000 तक मैंने सब कंप्लीट कर लिए थे। लेकिन मैं इसको रिकॉर्ड में भेजा भी नहीं था, मैं बना करके रख लिया था। तो बहुत सारे लोग ने मुझे बहुत सारे इंटरव्यू देने पड़ते थे, तो सारे लोग बोलते थे कि आपको क्या सम्मान मिला, क्या अवार्ड मिला। तो कुछ लोग मुझे सजेस्ट करते थे कि सर इतने सारे आपने काम किए हैं, कम से कम इसको रिकॉर्ड तो बनाइए आपने। तो मैंने ये 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए मैंने अप्लाई किया था वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया में। तो उन लोगों ने कहा कि आपके जो काम है पूरे वर्ल्ड में हम लोग ने इतने सारे रिकॉर्ड हम लोग करते हैं, लेकिन आपका जो रेयर काम है ऐसा अद्भुत है, आपका काम ही अद्भुत है और इसको रिकॉर्ड हम लोग एकदम कर रहे हैं। तो 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड एक ही बार में उन लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी का क्षण था
और वो सर्टिफिकेट भी आज मेरे घर में टंगी हुई है और उसको देख करके मुझे अच्छा लगता है। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये किया था कि मैंने एक चावल के दाने पर 115 ठो भारत का मानचित्र बनाया था। एक चावल के दाने पर, और उसी के आधार पे आपको गिनीज बुक ने आपको सम्मानित किया। हाँ, वो उससे पहले मुझे ये वहाँ से तो मेंबरशिप दिया गया, ये सम्मानित तो मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया ने किया। अच्छा। तो उसके बाद में आपका एक सरसों के दाने पर पूरा वर्ल्ड मैप बना दिया मैंने, और उसमें 3 महासागर का नाम भी लिखा। ये था बहुत रेयर काम था। जो सरसों का दाना आँख से दिखता नहीं है, उस पर इन्होंने जो है महासागर बना दिया है। 3 वर्ल्ड मैप बना करके 3 महासागर का नाम भी लिख दिया था मैंने। उसके बाद में एक पोस्टल पोस्ट कार्ड, उस समय में पोस्ट कार्ड चलता था पोस्ट ऑफिस का, तो एक पोस्टल पोस्ट कार्ड पर मैंने 86,378 बार राम नाम लिखा, वो भी पेंसिल से लिखा, जो कि बिल्कुल असंभव है उतना बारीकी लिखना। उसको लिखने में मुझे 6 महीने का समय लगा। रमेश जी, मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि गिनीज बुक ने आपको जो मेंबर बनाया, आपका रोल क्या है एक्चुअली? किसी इतनी बड़ी संस्था अगर आपको मेंबर बनाती है तो वो आपसे क्या चाहती है, क्या उम्मीद है उनको आपसे? देखिए, ये जो बड़े बड़े संस्था हैं, तो बड़े बड़े संस्था का भी लोग गहने होते हैं, जो कि उनके पास में एक समूह है कि मतलब उनके लिस्ट में होना चाहिए कि ये व्यक्ति ने ये काम किया है। जी। किसी भी क्षेत्र में, अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में भी देखें तो अच्छे अच्छे लीडर को लोग अपना पार्टी में लेते हैं, इसलिए कि उनका छवि अच्छा है और उनका पार्टी का नाम भी अच्छा होगा। शायद यही कारण है कि हम लोग जैसा कि बहुत कम लोग हैं पूरे वर्ल्ड में कि जो इस तरीके से काम करते हैं, या खेल के क्षेत्र में हो, या गायन क्षेत्र में हो, या एथलेटिक में हो, गेम्स में हो, या आर्ट में हो। बहुत कम लोग होते हैं, तो इसका चुनाव जो है संस्था करती है। बिल्कुल। रमेश जी, हमने देखा है कि आपने अपने जो माइक्रो आर्ट है, जब आप आर्ट करते हैं तो मैंने भी देखा कि कई बार आप जो है, जो देश में जो घटित घटनाएं हैं, जो घटनाएं घटती रहती है, उनको आप तुरंत सब्जेक्ट बना लेते हैं। कैसे कर पाते हैं ये सब आप? ये खासियत है मेरा, और ये खासियत इसलिए है कि मैं कुछ अलग करता हूँ, हमेशा मैं कुछ अलग करता हूँ। और माइक्रो आर्ट में मैंने इतना यहाँ तक मैं पहुँचा, इतना ख्याति प्राप्त हुई, तो यही कारण से हुई है कि जब आज में एक दुर्घटना हुई तो मैं कल तक मैं इसको रेडी करके न्यूज़ में दे देता हूँ और मीडिया के लोग इसको प्रकाशित करते हैं। तो ये मैंने ये कलाकृति जो है मैं देश के लिए समर्पित किया है, इसको व्यवसाय के रूप में कभी लिया नहीं मैंने जी। और यही कारण है कि आज मैंने आपको बता दिया कि 2000 से ज़्यादा चित्र मैंने बनाया। माइक्रो आर्ट में कोई ऐसा काम अभी नहीं बचा है कि मैं करूँ, सारे काम मैंने किया। रमेश जी, किसी भी आर्टिस्ट की एक तमन्ना होती है ज़िंदगी कि भाई हमने इतना काम किया, इतने सालों से काम किया, तो इसका जो है एक संरक्षण होना चाहिए। युवा वर्ग जो है देश के, उनके लिए आपका जो आर्ट है वो एक संपत्ति होनी चाहिए। क्या आपके मन में कभी आता है कि भाई एक संग्रहालय होना चाहिए, एक म्यूज़ियम होना चाहिए? इस बारे में क्या कभी आपने सोचा है, या सरकार ने? ये बिल्कुल मैंने सोचा है। पहले तो मैं आपको माइक्रो आर्ट में जो आपने प्रश्न किया, मैंने बहुत छोटा ही मैंने उत्तर दिया है इसका कुछ विशेष और भी बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको कहा कि ये मेरी जो कलाकृति है देश के प्रति समर्पित है। अगर कोई पूछेगा कि आपका जो कलाकृति है किस प्रकार से देश के लिए आपका ये क्या बोलते हैं, देश के लिए समर्पित, क्या योगदान है, क्या योगदान कला के माध्यम से? तो ये क्या होता है कि मैंने, देखिए, जब मैं माइक्रो आर्ट करने बैठता हूँ तो मैंने, जब हमारे जो कारगिल युद्ध हुए थे तो पूरा सीरीज मैंने कारगिल युद्ध के चावल के दाने पर उतार दिया था। और वो न्यूज़ में जब निकला था तो काफ़ी लोगों ने उसको सराहना की। उसी प्रकार से इराक वार हुआ, उसको हमने, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, उसको मैंने तस्वीर बनाया। तो इस तरीक़ा से बहुत सारे घटना को मैंने अपने नाखून पर बनाया, चावल के दाने पर बनाया, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े पर बनाया। अब देखिए, जब वंदे मातरम का गीत का जब विवाद जब शुरू हुआ भारत में, तो मैंने ये ठाना कि मैं इसका समर्थन करूंगा और मैं एक चावल के दाने पर पूरे वंदे मातरम का गीत लिख दिया। राष्ट्रीय गान का जब विवाद आया तो राष्ट्रीय गान का पूरा राष्ट्रीय गान मैंने एक चावल के दाने पर लिख दिया। आप देखिए, वो चावल के दाने पर यही तक मैं रुका नहीं।
कम से कम 44 फ्रीडम फाइटर का तस्वीर मैंने चावल के दाने पर बनाया। एक चावल के दाने पर 150 हमारा राष्ट्रीय ध्वज बनाया। तो ये खासियत है हमारे जो कलाकृति है वो देश के लिए, इसी के लिए लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरा कलाकृति को पसंद करते हैं कि हाँ वास्तव में ये व्यक्ति ने अपना जो कला जो है देश के लिए समर्पित। दर्शकों, हम रमेश जी से और भी बहुत विस्तार से बातचीत करेंगे। हम आपको बता दें कि देश में ऐसे काफ़ी मुद्दे होते हैं, राजनीतिक मुद्दे होते हैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि वंदे मातरम को लेकर एक मुद्दा बन गया था। तो उस समय हमने देखा था कि पूरे देश में राजनीतिक पार्टियां सड़कों पे उतर कर विरोध कर रही थी, कोई समर्थन कर रहे थे, लेकिन रमेश जी ने अपने आर्ट के माध्यम से अपनी भावनाओं को जो है देश के लोगों तक पहुंचाया और अपनी मन की बात को अपने आर्ट के माध्यम से रखा। रमेश जी, हमने देखा कि आपने देश के विदेश के काफ़ी जो बड़े बड़े हस्ती हैं उनके माइक्रो आर्ट आपने कभी चावल पे, कभी सरसों के दाने पे या छोटा छोटा आर्ट किया आपने, और काफ़ी लोगों ने आपके आर्ट को सराहा भी है, काफ़ी तारीफ भी किया। कोई ऐसा वाकया जो आप आज तक भूल नहीं पाते हैं कि किसी ने कहा होगा यार भाई आपने तो बहुत अच्छा काम किया, है क्या ऐसा कोई वाकया? ये एक आदमी ने ही नहीं कहा, और मैं जितने महान हस्तियों से मिला सारे ने और मेरे कलाकृति को देख करके आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने पूछा कि ये कैसे कर लेते हो। मैं मन्ना दे का याद में करता हूँ। मन्ना दे अभी हमारे बीच नहीं है, महान गायक थे बिल्कुल, और उनसे मिलने का सौभाग्य मिला। तो उस समय में मन्ना दा का चित्र मैंने चावल के दाने पर लेके गया था। तो मन्ना दा ने बोला कि কি করে এইসব করো, ये तो सुंदर छवि আমার ছবি বানিয়েছো। तो ये शब्द जो है आज तक मैं भूला नहीं हूँ। मन्ना दा का तस्वीर भी मेरे घर में लगी हुई है। इससे बड़ा सम्मान और कुछ नहीं हो सकता। हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा के चित्र मैंने जब वो विदेश मंत्री थे एक समय में, तो उनका तस्वीर मैंने चावल के दाने पर बनाया था। तो यहाँ हमारे जो शंकर मालाकार जी जो हैं वो बता रहे थे हमको कि जब एयरपोर्ट में छोड़ने गए थे तो चित्र खोल करके वो देखे और बोले कि ये लड़का तो वाकई मेरा तस्वीर वाकई बहुत सुंदर बना दिया है, हूबहू बनाया है। तो शंकर दा ने मुझे एक बार बताया था कि हाँ प्रणब दा ने ऐसा बोला था। इस प्रकार शीला दीक्षित हुआ, कपिल देव जी हुआ, सौरभ गांगुली जी हुए, शत्रुघ्न सिन्हा हुए, अनंत प्रसाद जी हुए, अमर सिंह हुए, बहुत सारे हस्तियों ने मेरा कलाकृति को सराहना की है और मुझे शाबाशी दी। बिल्कुल दर्शकों, अगर कोई बड़ी हस्ती किसी की तारीफ करता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान, और एक आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ा अवार्ड हो नहीं सकता है। आप इसको जो है पैसे से कभी तोल नहीं सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा अवार्ड होता है, बहुत बड़ा सम्मान होता है। हम आपको बता दें कि डॉक्टर रमेश साहा जो हैं माइक्रो आर्टिस्ट के साथ ही साथ इनका और भी एक परिचय है। ये ह्यूमन राइट एक संस्था भी चलाते हैं और कई सालों से ये संस्था चला रहे हैं, और इस संस्था के माध्यम से जो है रमेश जी सामाजिक कामों से भी जुड़े हुए हैं। हम आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में जो है डॉक्टर रमेश साहा की जो संस्था है ह्यूमन राइट्स की, उनकी शाखाएं हैं, कई हज़ार इनके मेंबर्स हैं। तो रमेश जी ये बताइए कि माइक्रो आर्टिस्ट के साथ ही साथ अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपने ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने का आपने मन बना लिया? मैं आपको बता दूं कि मेरा जो ज़िंदगी है, मैं छात्र जीवन से ही राजनीतिक में था और दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज में मैं SBS करता था, और उस समय से ही मैं सोशल एक्टिविटी में करता था, और बचपन से भी मैं भावुक किस्म का इंसान हूँ। बिल्कुल, और ये गुण मेरा जब राजनीति करते थे तब भी था, लेकिन राजनीतिक में मैं अपना जगह नहीं बना पाया, और इसका कुछ कारण है कि शायद राजनीतिक ने हमको स्वीकार नहीं किया या मैंने राजनीति को स्वीकार नहीं किया। दो बात हो सकती है, क्योंकि राजनीतिक में जो चीज़ लगती है वो चीज़ मेरे पास में है नहीं, और मेरे पास में जो चीज़ है वो राजनीति के लिए सूटेबल नहीं है। बिल्कुल, इसलिए जो है मैंने अपना इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया, जिसका फाउंडर भी मैं हूँ और नेशनल चेयरमैन भी मैं हूँ जी। लेकिन इसमें भी देखिए कि जिस प्रकार, जिस लगन से, जिस ईमानदारी से मैंने काम किया, ये ऑर्गेनाइजेशन आज के देश के 26 स्टेट में कार्यरत है, सेवा दे रही है।
बहुत बड़ी बात। और ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन खुलते हैं, बहुत ऑर्गेनाइजेशन बीच में जाकर के दम तोड़ देते हैं, लेकिन 5 साल में हमारे जो उपलब्धि, इतने अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं हम लोगों ने, प्रदर्शन किए हैं, इसके चलते मुझे विगत 2 साल पहले जेरूसलम यूनिवर्सिटी ऑफ ये मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेलोर से डॉक्टरेट का उपाधि दिया गया और मुझे डॉक्टरेट मिला। उसके बाद में तमिलनाडु से इंडियन आइकन का भी अवार्ड मिला हमको। तो ये जो है, हम लोग आज के समय में अगर देखते हैं तो एक पीड़ित, उपेक्षित और लाचार लोगों की आंसू पोंछने की कोई आदमी है नहीं, कोई जगह भी नहीं। तो मैंने ये सोचा था कि ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जहां लोग, पीड़ित लोग आकर के अपना न्याय पा सके और उसको मैं मदद कर सकूं, और मैं इसको बहुत ईमानदारी से मैं कर रहा हूँ। रमेश जी, आपके इस संस्था को क्या केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने या इंटरनेशनल लेवल पे क्या मान्यता आपको मिली है क्या? बिल्कुल, आपके कामकाज को देखते हुए। बिल्कुल। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन NGO अभी नहीं रहा, हमारा सिविल सोसाइटी में गया है। UNO से हम लोग का सर्टिफिकेट मिला है, दिशा सिविल सोसाइटी UNO से सर्टिफिकेट मिला है हम लोग का। उसके बाद भारत सरकार से बहुत सारे सर्टिफिकेट मिले हैं, जैसे कि हमको नीति आयोग में हुआ ATG का सर्टिफिकेट मिला है, उद्यान मंत्रालय से भी मिला है, बहुत सारे सर्टिफिकेट हम लोग को मिला है। दर्शकों, हम आपको बता कि डॉक्टर रमेश शाह अपने माइक्रो आर्ट के प्रति जितने ईमानदार हैं, उतना ही ईमानदार ये अपने ह्यूमन राइट्स कमीशन के प्रति, इनकी कड़ी मेहनत, इनकी ईमानदारी के वजह से इन्होंने जो है ना सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अपनी एक जगह बनाई है। रमेश जी, कुछ सवाल हमेशा उठते रहते हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में कि कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो लोगों को ब्लैकमेलिंग करते हैं। ह्यूमन राइट्स के नाम पर जो ब्लैकमेलिंग किया जाता है, पैसे की उगाही होती है, इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ और इसका आवाज़ मैंने भी उठाया है। आज उन ऑर्गेनाइजेशन के चलते में अच्छे ऑर्गेनाइजेशन बदनाम हो रहे हैं। बिल्कुल। और देश में देखा जाए तो हर दिन, हर महीने एक नया ह्यूमन राइट्स के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है और बहुत लोग ठगे जा रहे हैं। अभी बारासत से 10-15 दिन पहले बारासत से एक महिला ने मुझे फ़ोन किया था कि सर मुझे मदद कीजिए। तो मैंने पूछा कि क्या चीज़ में मैं मदद करूं, क्या हुआ? तो बोला कि मैं किसी ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन ने मुझसे नौकरी देने के बात बोल करके 1.5 लाख रुपये ठग लिए। तो मैंने उनको बोला कि आप FIR करो। इसी प्रकार से आपका ये बालूरघाट में भी आज से 2-3 साल पहले ऐसे ही घटना हुआ था। वहाँ 3-4 लाख रुपया ह्यूमन राइट्स के नाम में नौकरी देंगे बोल करके वहाँ उठाया था। मैं खुद जाकर के वहाँ पर केस किया और वो पैसा को अदा कराया। तो ये जो इस तरह के जो ह्यूमन राइट्स कमीशन के नाम पर जो संगठन बन रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं कि सरकार को इनके खिलाफ अब सख्त होने की ज़रूरत है? बिल्कुल। लोग भ्रमित हो रहे हैं, लोगों को चीटिंग किया जा रहा है। बिल्कुल। तो क्या होना चाहिए? ये समय समय पर जांच होती है, हमारी भी जांच हुई है। और जब हम लोग आज से 2 साल 3 साल पहले ह्यूमन राइट्स कमीशन हर एक साल एक नोटिस जारी करती है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन के नाम से या ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो लोगो है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार के नाम से कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग कई ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं कि इसी नाम से चल रहा है। तो सरकार को इसको कड़ा से कड़ा स्टेप लेना चाहिए। और सिलीगुड़ी में भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, सिलीगुड़ी में भी है, जो कि गाड़ी में बैनर लगा करके घूमते हैं, स्टिकर लगा के घूमते हैं, या कहीं जा कर के थाना में बोलते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स के आदमी हैं। लेकिन थाना को पूछना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स किस ऑर्गेनाइजेशन से है, उसका कागज पत्र। पुलिस क्यों डरती है ये स्टिकर देख के या ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऑर्गेनाइजेशन नाम को लेकर? पुलिस को डर, प्रॉब्लम्स कहाँ हैं? पुलिस को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स के नाम से जो थाना में जाकर के आई कार्ड दिखाते हैं, वो आई कार्ड मैं तो समझता हूँ कि फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन है। और उनके जो ऑर्गेनाइजेशन के विषय में छानबीन होना चाहिए और कार्रवाई भी होना चाहिए। रमेश जी, आप लोग अगर हम इश्यूज़ की बात करें तो किन किन मुद्दों को लेकर आप लोग काम करते हैं समाज? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हम लोगों ने, हमारे जो टीम है
सिलीगुड़ी में कहिए या 26 स्टेट में हम लोग का खास प्रमुखता इस पर दिया है कि महिलाओं को रक्षा करना, महिलाओं को रक्षा के साथ साथ में उनके विकास के लिए भी हम लोग काम करते हैं। जिस प्रकार से हम लोग का विभिन्न जगह पर महिलाओं को ट्रेंड करते हैं, जैसे सिलाई मशीन हुआ, ब्यूटिशियन हुआ, वृक्षारोपण में हुआ, या थाली प्लेट बनाने का छोटा छोटा उद्योग के लिए हम लोग ट्रेंड करते हैं। सबसे बड़ी सवाल ये है कि आज का समय में पूरे भारत का मैं बात बताता हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस जो है सबसे बड़ी बीमारी है। और ये ऐसा बीमारी है कि ये या तो कोई खुल करके नहीं बोलता है क्योंकि उसका घर का इज्जत उससे जुड़ा हुआ होता है। बिल्कुल। लेकिन आज का समय में अब महिलाएं जो है, महिलाएं कहें या पुरुष कहें, तो डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ महिलाओं के ऊपर में ही नहीं होता है, पुरुष के ऊपर में भी होता है, सीनियर सिटीजन के ऊपर में भी होता है। तो आज हमारे जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर आकर के लोग लाभ उनको मिल रहा है। जैसे कि हम लोग जब डोमेस्टिक वायलेंस का केस जब आता है तो उनको हम लोग कानून से लेकर के सारा चीज़ हम लोग उनको सिखाते हैं, और उनको अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस अगर बंद नहीं करते हैं, अगर उनका डोमेस्टिक वायलेंस चलता रहा तो उसका परिणाम क्या होगा उसको अवगत हम कराते हैं और केस को म्यूचुअल कराते हैं। लेकिन केस का म्यूचुअल कराने के बाद में वहीं हम लोग छोड़ नहीं देते हैं, हम लोग लगातार उसके परिवार पर नज़र रखते हैं। तो आज में कम से कम हजारों घर जो है बहुत अच्छा हो गया। अभी जो सास पतों में, सास बहू में लड़ाई होती थी, वो सास बहू मिल करके अब चल रहे हैं। जो सीनियर सिटीजन के ऊपर में अत्याचार होता था वो अभी अच्छा से हो रहा है, चल रहा है। तो ये हम लोग ने ये काम किया है। दूसरा, और हम लोग एक छोटा सा प्रयास किया है देश से, ये भी हम लोग का देशभक्ति है। देशभक्ति किया है कि आज का टाइम में करोड़ों केस जो है अदालत के ऊपर में बोझ बनते जा रहा है। कितने केसेस हम लोग जो है ऑफिस में सोल्व कर देते हैं। ये हम लोग का ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग बहुत सारे केसेस, हम लोग थाना में जाना नहीं पड़ता है, उसका खर्च नहीं होता है, वकील के यहाँ जाना नहीं पड़ता है, अदालत में दौड़ना नहीं पड़ता है। तो 2-3 दिन के अंदर में या 1 सप्ताह के अंदर में वो जो केस जो है हम लोग सॉल्व कर देते हैं। बिल्कुल दर्शकों, हमने डॉक्टर रमेश शाह से बहुत विस्तार से उनके आर्ट के बारे में और उनके ह्यूमन राइट्स जो इनका संस्था है उनके बारे में हमने जानने की कोशिश की। और हम यही कहना चाहेंगे कि रमेश जी, आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। आपके आर्ट के क्षेत्र में भी और ह्यूमन राइट्स के माध्यम से जिस तरह आप समाज की सेवा कर रहे हैं, आने वाले दिनों में आप समाज को और भी बहुत कुछ दे पाएंगे, उसी उम्मीद के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।